तो चलिए, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर। और आज उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का हम सॉल्व्ड मॉडल पेपर लेकर आए हैं। किस तरीके का आएगा तो यही दिखाने के लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यदि आप भी देखना चाहते हैं किस तरीके का मॉडल पेपर आएगा, ये हमारा पेपर की तैयारी के लिए बहुत मदद करेगा, क्योंकि इसमें हमें सब पता चलेगा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये मॉडल पेपर कैसा होने वाला है। और ये देखो, इसमें कुल हम बताए थे 50 अंक यानी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। तो देखते हैं। और यदि इसी मॉडल पेपर को एक बार हमने देख ही लिया, केवल पढ़ लिया ना, तो ये समझिए कि इसका हमें काफ़ी लाभ मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। तो यहीं से हम शुरू करते हैं आज ये टॉपिक। तो हमें क्या करना है, एक बार इसको हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता देते हैं, ठीक है। उसी के अनुसार आप लोग भी एक बार केवल देखते जाएं। देखने से आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न जो हम सामान्य ज्ञान को पढ़ते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और ये मॉडल सॉल्व पेपर 2021 का है। तो ये कह रहा है प्रथम प्रश्न पत्र है, खंड आ सामान्य ज्ञान है। और सामान्य ज्ञान में क्या है, पहला प्रश्न कह रहा है वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए। कह रहा है कौन सा मंडल यानी स्फीयर 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। तो वो आपका जो उत्तर होगा ना, वो होगा ओजोन, यानी ओजोन मंडल। याद रखिए सब हमेशा, यानी जो पृथ्वी का वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल, यानी वायुमंडल की जो संरचना है, तो धरातल यानी धरती से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सा मंडल स्थित है, वो है ओजोन मंडल, यानी ओजोन लेयर। यही सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, यानी सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ठीक। हालांकि इसमें भी अंटार्कटिका महाद्वीप जितना बड़ा एक छेद हो गया था पिछले वर्ष अभी तक। हालांकि कोरोना के पीरियड में ये कई न्यूज आई थी कि वो छेद जो है ना भर रहा है। तो ये समझ लीजिए ओजोन मंडल है वो, ठीक। इसके अलावा मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। देखिए, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र मतलब घास के कुछ मैदान होते हैं, क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। तो ये स्टेपी क्षेत्र का मतलब समझ लेना, यहाँ घास के मैदान होते हैं, यानी मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र, ठीक। तो इसका अर्थ जो होगा, मतलब आंसर होगा, वो होगा युर्त, ठीक है ना। तो स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं, तो याद रखिए युर्त। अब तीसरा, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष की योजना की शुरुआत की गई। तो ये पहले ये तो समझ लो 2010 के तो पहले इसको आपने सुना ही नहीं होगा, ठीक है ना। और ये जो शुरुआत हुई है ना 2014 में हुई है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखना, मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत हुई थी 2014 में, ठीक। इसके अलावा आप देखते हैं हम तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है जब किसी देश की मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को कहा जाता है। तो जो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हीनार्थ प्रबंधन, मुद्रा संकुचन, स्वर्णमान, कर्व ट्रेडिंग। तो यहाँ पर एक बार अर्थ हम समझ लेते हैं, फिर आपको इसका उत्तर बताएंगे। देखिए, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा
स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है, तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? देखिए, मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है, यानी देखिए मुद्रा के कोई भी देश है ऐसे नोट नहीं छापता है, कम से कम वहाँ जो भी देश का बैंक होता है जहाँ ये मुद्रा छपती है, तो वहाँ कुछ ना कुछ सोना या ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं रखी जाती हैं। तो वही कहा है जो कि वहाँ की प्रधान मुद्रा है स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है, तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो वो कहलाएगा स्वर्णमान। ठीक है ना। तो जैसे मान लो 5 करोड़ का सोना रखा गया, तब 5 करोड़ मुद्रा ही 5 करोड़ की मूल्य की मुद्रा वो रिजर्व बैंक छापेगा। कहने का मतलब ये है। ठीक। फिर किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? अहस्तक्षेप की, ये समझिए, अहस्तक्षेप मतलब हस्तक्षेप किसी चीज़ में इंटरफेयर करना, लेकिन अहस्तक्षेप तो इंटरफेयर ना करना, एक ये नीति हुई। तो कहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। हालांकि ये जनरल गवर्नर अंग्रेज़ों के कार्यकाल में हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न है किस जनरल गवर्नर के कार्यकाल में ये नीति अपनाई गई हस्तक्षेप की। तो ये नीति थी सर जॉन शोर की। ठीक है ना, याद रखना, सर जॉन शोर। ठीक। जो अब अगला प्रश्न है वो कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद यानी आर्टिकल, ठीक है, अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन, संपादन का अर्थ होता है एक प्रकार की एडिटिंग करना, काट छांट करना, एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो इसको आप कह सकते हैं कि ये पहला अनुच्छेद होगा। एक बात समझ फिर से लीजिए, करें संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने के लिए हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था कीजिए। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार ही कार्य करता है, लेकिन वो क्या कार्य करेगा, उसको कौन सलाह देगा, उसमें कौन संपादन करेगा, इसके लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। तो वो अनुच्छेद 74 में ये बात कही गई है। तो याद रखिए अनुच्छेद 74। ठीक। इसके अलावा चलो आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कह रहा राज्यसभा की एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यानी राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, इसके स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी कार्यकाल पूछ लिया किसके? राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, तो वो होता है 6 वर्ष का। ठीक, याद रखिए, 4, 7, 10 में से नहीं, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जब भी पूछ लिया जाए। अब देखो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह भी एक प्रश्न बना यहाँ से, जो कभी भंग नहीं होता, पूछ लिया जाए क्या कभी कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? तो राज्यसभा का सदन, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का। ठीक। तो यहाँ से एक एक चीज़ जब हम बहुविकल्पी बहुत सारे प्रश्न पढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें तैयार होंगी। फिर जैसे अगला है, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस, अच्छा एक बात बता दें, ये रेड क्रॉस क्या होता है? ये रेड क्रॉस जो है ना, ये एक ऐसी संस्था है कि जो विलुप्त प्राय प्राणी या पेड़ पौधे या जंतु कुछ भी है, जब विलुप्त हो गए या होने की कगार पर है, तो उनको रेड क्रॉस जोन में रखा जाता है। ठीक। तो इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर, संग्रहालय भी कह सकते हैं, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जिनेवा में। तो यहाँ से एक प्रश्न और याद रखना कि स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? वो है जिनेवा। ठीक।
याद रखिए। तो रेड क्रॉस बहुत ही एक महत्वपूर्ण संस्था है, ये ध्यान रखना। अब 19वां जो है आज का प्रश्न, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो इसको तो पहली बात 29 तारीख को याद रखना, ठीक है ना, 29 तारीख। और जब भी खेल दिवस होता है तो वो बरसात का दिन होता है, बरसात के दिन का अब होता है, तो कौन सी तारीख होगी, बरसात कब होगा, मान लो 29 अगस्त को, ठीक, अगस्त को। और इसी दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त 1905 या 1908 इन्हीं में से हुआ था। और सर डॉन ब्रैडमन का तो ये शायद 1908 में होता, तो इनका 1905 में हुआ था। ऐसे याद रखना, इनके 3 साल का अंतर है दोनों के जन्मदिन में। अब रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा, ठाकुर यानी टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो इसका उत्तर है आपका ये पश्चिम बंगाल। चूँकि ये रविन्द्रनाथ ठाकुर कहाँ के थे, पश्चिम बंगाल के ही थे, तो उत्तर भी ज़्यादातर वहीं जाएगा, याद रखिए। अब भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का गठन किस वर्ष में हुआ था या किस वर्ष किया गया था? ये कौन है? ये हैं भारत चीन के युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की, सीमावर्ती का जो सीमा से लगे क्षेत्र होते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1963 में, याद रखना। भारत चीन युद्ध के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का गठन 1963 में किया गया था, ठीक। और एक प्रश्न और है लास्ट में, उसको भी देख लेते हैं। सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो ये युद्ध था बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं। आगे के जो और इसके सवाल हैं, क्या क्या कैसे कैसे सवाल होंगे, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आगे का वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसी चैनल पर आपका अगला वीडियो भी मिलेगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नहीं किए हैं तो अभी तक। और गणित की तैयारी के लिए भी तैयार रहिए, जल्दी हम आपको उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।